आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ। इकाई 5 का यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन साथियों यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का आपको प्रयास किया है। हो सकता है आपको प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन यकीन मानिए यदि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते हैं और उसके आंसर को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ से आपका 4 में से 4 नंबर आना तय है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है इन्हीं टॉपिक से उठा के लिया है। टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन आप देखेंगे पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे और टकराएंगे जरूर, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, एक प्रोफेशनल क्वेश्चन निकालने वाला और एक यूट्यूबर के क्वेश्चन निकालने में थोड़ा सा अंतर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो भी प्रश्न पूछेंगे आपको घुमा के पूछते हैं, इसी को समझना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, समूह गतिविधि क्या क्या हो सकती है? एक शिक्षक होने के नाते आप समूह गतिविधि को कक्षा में किस तरह से देखेंगे? एक समूह गतिविधि क्या होती है आपको समझना है, और एक आप शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते आप जो कक्षा में वो गतिविधि को आप किस तरह से देखना चाहेंगे। समूह गतिविधि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावी बनाती है। बच्चे इसमें सक्रिय भागीदारी होते हैं, इसलिए ऐसा अधिगम स्थायी, रोचक और लाभप्रद सिद्ध होता है। समूह के सदस्यों के बीच पर्याप्त अंतःक्रिया होती है, या इनमें से सभी। तो साथियों, जो ए है, बी है, सी और डी, इनमें से सभी क्या है इसका आंसर होगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप टिक क्यों लगाते हो सभी में? भाई मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं टिक लगाते जा रहा हूँ। आप सब यूट्यूबर का अलग अलग रहता है, मेरा फंडा यही है, अब मैं वही करता हूँ। देखते हैं आगे, अगर मेरे से नहीं जमेगा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मेरे आदत बन गया है तो मैं कर लेता हूँ। पर्यावरण अध्ययन व कक्ष गतिविधियों की आयोजन एवं संगठन किस प्रकार करने चाहिए? देखो, यहाँ पे जो प्रश्न है आपको समझना है कि पर्यावरण अध्ययन व कक्ष गतिविधियाँ की आयोजन व संगठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले निर्देशों की सूची पहले ही बना लेना चाहिए। क्रियाकलापों के लिए आवश्यक सामग्री की विस्तृत एवं पूर्ण सूची होना चाहिए। कक्षा का संगठन इस ढंग से करना कि कक्षा में अंतःक्रिया व विचारोत्तेजक अधिगम वातावरण बन जाए, या इनमें से सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आयोजन एवं संगठन की आप संगठन कर रहे हैं तो आपको पूरा जितने भी निर्देश है वो सूची पहले पे आपके पास रहना चाहिए। क्रियाकलाप की आवश्यक सामग्री की विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। अब अंतःक्रियात्मक अब विचारोत्तेजक अधिगम वातावरण बनना चाहिए उसमें जो आप कर रहे हो, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हो। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से आप किसी गतिविधि नहीं मानेंगे? प्रश्न क्रमांक 3, इनमें से आप किसी गतिविधि नहीं मानेंगे? तो पहला है हमारे पास शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, बी कोई अनुभव हो सकता है, सी इसमें खेल शामिल हो सकता है। प्रक्रिया को ठोस रूप देने के लिए सामग्री का उपयोग हो सकता है। किसी अमूर्त की अवधारणा हो सकता है। तो इनमें से किसे आप जो है गतिविधि नहीं मानते, ए बी सी डी में? तो दोस्तों, यहाँ पे बी सी और डी जो है आप गतिविधि मान सकते हैं, लेकिन शिक्षक द्वारा जो प्रदर्शन है उससे आप गतिविधि नहीं मान सकते। ठीक है, वो गतिविधि नहीं है। गतिविधि का मतलब होता है कि शिक्षार्थियों के मानसिक रूप में या किसी शिक्षार्थी के मनोमस्तिष्क में विचार आना, है ना, उसमें ऐसा चीज आ जाना कि वो सोचने लगे, खोजने लगे, मतलब मन से या मनोमस्तिष्क में वो ढूंढना शुरू कर दे, वही गतिविधि होगा। उसमें हलचल होना चाहिए, तभी वो गतिविधि होगी। पर्यावरण अध्ययन व कक्ष गतिविधि के उद्देश्य है, या पर्यावरण अध्ययन की गतिविधि के उद्देश्य है किसी अवधारणा या प्रक्रिया का अभ्यास, किसी अवधारणा का मूर्त रूप में प्रस्तुतिकरण, नई प्रक्रियाएं, हुनरवत तरीके विकसित करने के या बनाने के अवसर प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पर भी इसके जो उद्देश्य है वो सभी रहेंगे। किसी अवधारणा या प्रक्रिया का अभ्यास भी रहेगा इसमें,
किसी अवधारणा का मूर्त रूप में प्रस्तुतिकरण करना, ये भी रहेगा। नई प्रक्रियाएं, हुनर व तरीके के विकसित करने या बनाने का अवसर भी प्रदान करना, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप पर्यावरण अध्ययन व कक्ष गतिविधि में क्या खूबियां देखना नहीं चाहेंगे। अब एक शिक्षक हो लेकिन आप में गतिविधि आप निकाल रहे हैं, तो गतिविधि में कौन सी चीज को आप देखना पसंद नहीं करेंगे? रोचक, सार्थक, चुनौती व संघर्ष, याद करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो रोचक है वो तो होना चाहिए, सार्थक भी होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण और संघर्ष होना चाहिए, लेकिन याद करना नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्ष गतिविधियां में गतिविधि की विशेषताएं नहीं हैं। इनमें से कौन सी चीज है जो इसकी विशेषताएं नहीं है, उसको बताना है। गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि की प्रकृति दिलचस्प होती है, गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद हो रहता है, या डी बार बार बोलकर दोहराना। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी, बार बार बोलकर दोहराना, ये कक्ष गतिविधि की विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप गतिविधि की योजना बच्चों के साथ मिलकर बनाएंगे और उसके संगठन में उसको शामिल करेंगे, तो यदि आप कोई गतिविधि की योजना बना रहे हैं तो बच्चों के साथ मिलकर बनाएंगे और उसके संगठन में उसको शामिल करेंगे, तो क्या होगा? उत्साह बढ़ेगा, संलग्नता आएगी, सहभागिता की भावना आएगी, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ भी आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है सभी, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की बहिर्शालेय मतलब बहिर्शालेय गतिविधि को आयोजन करते समय या आयोजना करते समय या आयोजन पढ़ना, इसको आयोजन करते समय आपको इस प्रकार के समाकलन को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब इनमें से जो दिया है उसमें कौन से समाकलन को आपको ध्यान में रखना चाहिए यदि आप पर्यावरण अध्ययन के बहिर्शालेय गतिविधि करना चाह रहे हैं। तो गतिविधि को भाषा, कला, गणित विषयों के साथ जोड़ सकते हैं, बच्चों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, शिक्षार्थियों के साथ स्वस्थ हम घनिष्ठ संबंध स्थापित करें ताकि वह आपसे निसंकोच बात कर सके, या सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सभी इसका इस गतिविधि के आयोजन का यदि आप करते हैं तो इसका समाकलन करना बहुत जरूरी है बहिर्शालेय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए आपको अधिकतर गतिविधि को आयोजित करने की आवश्यकता होगी, कक्षा के बाहर, कक्षा के अंदर, प्रयोगशाला में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए आपको अधिकतर, याद रखिएगा, अधिकतर गतिविधि को आयोजित करने की आवश्यकता कहाँ होगी? तो यहाँ पे कहाँ होगी? कक्षा के बाहर, क्योंकि पर्यावरण यदि हम पेड़ से संबंधित कोई भी चीज़ सिखाना चाह रहे हैं तो बाहर जाना पड़ेगा, या किसी चीज के खेल वाला काम कराना चाह रहे हैं तो बाहर जाना पड़ेगा। तो अधिकतर गतिविधि कहाँ होती है? कक्षा के बाहर। कक्षा के अंदर भी होती है गतिविधि, लेकिन अधिकतर पूछा गया है इसलिए इसमें क्या रहेगा? कक्षा के बाहर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन गतिविधि तैयार करने व संचालित करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें हैं। गतिविधि कराने का आपका उद्देश्य जैसे स्पष्ट होना चाहिए, गतिविधि बच्चे की सीखने के स्तर के हिसाब से होना चाहिए, गतिविधि का किसी खास विषय पर केंद्रित होना जरूरी है, या सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा में आप नमक, शक्कर, अंडा को लेकर घुलना, न घुलना, डूबने व तैरने वाले चीज़ों को बताना चाह रहे हैं। मतलब आपके पास नमक है, शक्कर है, अंडा है, तो इसे लेकर आप कौन घुलता है, कौन नहीं घुलता है, कौन डूब रहा है, कौन तैर रहा है, इन चीज़ों को आप बताना चाह रहे हैं। तो आप इनमें से क्या करना चाह रहे हैं? इनमें से क्या करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे घनत्व की अवधारणा, वर्गीकरण, समूहीकरण, वर्गीकरण व समूहीकरण, या ई व डी में 5 ऑप्शन मैंने दे दिया है। अब 5 ऑप्शन देने का कारण क्या मैं आपको बता रहा हूँ।
इसमें डूबने व न डूबने, तैरने व न तैरने वाले में घनत्व की अवधारणा भी आता है। और साथ ही साथ आप जो है कौन कौन डूब रहा है, कौन कौन नहीं डूब रहा है, उसका वर्गीकरण भी कर रहे हैं और समूहीकरण भी कर रहे हैं, है ना। तो दोनों ए और डी दोनों आएगा यहाँ पे, ए व डी। यदि 4 ऑप्शन देता है तो 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा करीब कौन सा है, डी है, वर्गीकरण व समूहीकरण। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि बच्चों को हम घनत्व की अवधारणा नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल जाएगा घनत्व, क्योंकि बच्चे घनत्व को नहीं समझते। अब बता जरूर देंगे लेकिन वो घनत्व को समझने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको समूहीकरण और वर्गीकरण मतलब अलग अलग पार्ट को करना है, इस टाइप का बताएंगे आप तो जल्दी सीखेंगे। तो करीब डी है, घनत्व की अवधारणा को भी ले लेते हैं, तो मैंने 5वां ऑप्शन दे दिया है, ए व डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र भ्रमण से बच्चों में मुख्य रूप से किस क्षमताओं का विकास होता है, अवलोकन करने का, वर्गीकरण करने का, विश्लेषण करने का या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो क्षेत्र भ्रमण से साथियों इसमें अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण में उसको दिया जा रहा है जड़ एवं पत्ती। क्षेत्र भ्रमण के लिए जड़ एवं पत्ती को जानने के लिए वो उसको क्षेत्र भ्रमण में ले जा रहे हैं। तो जाने से पूर्व क्या तैयारी चाहिए, अखबार, पुरानी पत्रिका या रद्दी कागज, कॉपी पेंसिल, झोला व गीला कपड़ा, खोदने के लिए खुरपी चाकू आदि या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई, उपरोक्त सभी। यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन दे दिया है। मैंने 5 ऑप्शन दे दिया कि सभी चीज़ आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट में आपको टिका लगाने में बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर के प्रोजेक्ट कार्य कराते वक्त निम्न चरणों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट कार्य कराएं तो बच्चे उसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसे निम्न चरणों मतलब कौन कौन से ऐसे चरण हैं जिसको आप ध्यान में रख के प्रोजेक्ट कार्य कराएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। परिस्थितियों का निर्माण करना, प्रोजेक्ट का चुनाव करना, प्रोजेक्ट की योजना बनाना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, उपरोक्त सभी। आप इसको इसमें ध्यान में रख करके उसको प्रोजेक्ट कार्य कराते हैं। परिस्थितियों का निर्माण अभी कर सकते हैं पहले से, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, किस टाइप का करना है, बच्चे क्या समझ सकते हैं उसका चुनाव करिए। प्रोजेक्ट की योजना बनाइए, किस प्रकार से ज़्यादा व्यय तो नहीं होगा, कि इसमें कितना खर्च आ सकता है, क्या आसपास में वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इस टाइप का योजना बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट कार्य जो आराम से हो सकता है। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। यदि विद्यालय स्तर पर बच्चों को विषय वस्तु से आधारित छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्य कराया जाए तो एक और बच्चों में विषय वस्तु की क्या होगी, विषय वस्तु की प्रायोगिक समझ बनेगी, बच्चों में सकारात्मक सोच, प्रतिभागिता आएगी, अभिव्यक्ति तथा सक्रिय भागीदारी के साथ नेतृत्व जैसे नवीन कौशलों का विकास होगा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब वस्तु कोई भी बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य इसलिए कराया जाता है क्योंकि उसमें सैद्धांतिक तो पता है उनको, सैद्धांतिक चीजें है ना। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि शक्कर घुलता है तो वो सैद्धांतिक चीज है, वो जानते हैं शंकर घुलता है, लेकिन उसको घोल के दिखाया जाए, नमक को घोल के दिखाया जाए, है ना, तो ये प्रायोगिक समझ होगा उसमें। तो ये छोटे छोटे जो कार्य घर में जो कार्य किया जाता है वो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सकारात्मक सोच आएगी, उसमें सक्रिय भागीदारी के साथ नए कौशल का निर्माण होगा। तो इसमें से देखा जाए तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका काफी परेशान थी। उन्हें परेशानी इस बात की थी क्योंकि उनके बच्चे, यहाँ पे रहेगा, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ना नहीं जानते थे। बच्चों को भाषाई कौशल विकसित करने में उन्होंने किया। एक शिक्षिका बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसकी परेशानी ये थी कि बच्चे पढ़ना नहीं जानते थे। जैसे कई बच्चे पढ़ना सीखते नहीं थे, मतलब ये पढ़ नहीं पाते थे। उन्होंने तो उनके भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए उन्होंने क्या किया, रोचक कहानियाँ, यहाँ पे वह रहेगा, रोचक कहानियाँ व कविता सुनाई, पेड़ पौधों के प्रति नजरिए बदले, बच्चों को बार बार पुस्तक पढ़ने के लिए कहा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कोई बच्चा यदि पढ़ना नहीं सीख रहे हैं तो आप उसे बहुत ही सुंदर कविता सुनाइए, बढ़िया अच्छे कविता सुनाइए जो उनको अच्छा लगे उनकी क्षेत्रीय भाषा में, या आप कहानी सुनाइए। ऐसे लगातार करेंगे ना तो बच्चे खुद इंटरेस्ट लेने शुरू कर देंगे और खुद पढ़ना शुरू कर देंगे कि हमको यहीं से कहानी सुनाया जा रहा है, हम भी यहीं से पढ़ेंगे और सामने शिक्षक को हम बताएंगे, पहले से बताएंगे, उसमें उत्सुकता आ जाती है। तो किसी भी बच्चे का यदि पढ़ना नहीं सीख रहे हैं तो उसको भाषाई कौशल को विकसित करने का सबसे बेस्ट तरीका है रोचक कहानियां व कविता सुनाई जाए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, क्षमता का आकलन या स्वमूल्यांकन। तो दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य जो है बच्चों सैद्धांतिक चीज तो सीखते ही सीखते हैं, ठीक है, लेकिन उसको यदि हम प्रोजेक्ट कार्य देते हैं तो सीधी सी बात है प्रायोगिक शिक्षण जरूर सीखेंगे। तो उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए प्रायोगिक शिक्षण, मतलब प्रायोगिक शिक्षण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में बच्चों के साथ बातचीत करना उनके विचारों को जानने का वह महत्वपूर्ण हथियार है। एक शिक्षक होने के नाते आप इनमें से किसे उचित नहीं समझेंगे? मतलब ये कहा जा रहा है कि कक्षा में बच्चों के साथ बातचीत करना उनके विचारों को जानने का, वाकई में बच्चों के साथ कक्षा में बातचीत करोगे ना उनके विचार को जानने का सबसे बेहतर ढंग है यही। तो एक शिक्षक होने के नाते आप इनमें से किसे उचित नहीं समझेंगे? वस्तुओं घटनाओं को देखने का उनके नज़रिए में मदद मिलती है। बातचीत द्वारा बच्चे संपूर्ण तरीकों से सोच सकते हैं तथा संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग, भेद, जाति, अंधविश्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस तरह के बातचीत एवं संवाद के लिए अखबारों की रिपोर्ट, पोस्टर, चित्र, छायाचित्र आदि की को शुरुआती स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे जो दिया गया है कि उचित नहीं समझेंगे, तो इसमें सभी उचित है ना। उसमें देखने के नज़रिए बदलते हैं, इसमें लिंग, भेद भाव, जाति आदि की बारे में उससे जान सकते हो, कौन पसंद करते, किस चीज़ को पसंद नहीं करते। बातचीत करोगे तो यदि डायरेक्ट आप जो इससे पूछ नहीं पाते हैं तो आप अखबारों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, चित्र, छायाचित्र के माध्यम से शुरुआत कर सकते हो आप। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से सभी जो है उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या इनमें से उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी संसाधन बच्चों को सीखने के लिए बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन व कक्षा गतिविधियां में गतिविधि कौन कर सकते हैं? मतलब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत या कोई विद्यालय में गतिविधियां किस प्रकार से कर सकती है और गतिविधि कौन कर सकते हैं? क्या एक अकेली बच्ची कर सकती है? शिक्षक व एक बच्ची या बच्चों का छोटा सा समूह कर सकते हैं? शिक्षक और पूरी कक्षा कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका आंसर में आप खुद बताएंगे। मैं हमेशा एक क्वेश्चन छोड़ता हूं आप सभी के लिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन आप स्वयं बताएंगे उपरोक्त सभी रहेगा या कौन सा रहेगा। आप पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे तो जरूर बता पाएंगे। अब मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। आपसे कहना चाहूँगा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसमें हम परिवार बताने वाले हैं। आपके कमेंट्स के बाद ही परिवार का मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन वहाँ भी लेके आएंगे, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, अच्छे समझ में आए। और यदि आप मेरा बाकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूँगा, वहाँ जाके देखिए। दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।